बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समीर इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी स्टूडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं सानिया मरी के हवाले से कंप्लीट मालूमात कि कौन से लोग इस सानिया में इन्वॉल्व थे। ये सानिया है या कत्ल है, और अगर ये कत्ल है तो फिर कौन कौन से लोग सजावार हैं, कौन कौन से इदारे इसमें मुलव्वस हैं, और कौन कौन से इदारे में कौन कौन सी निगलिजेंसी की है जिसकी वजह से 23 लोगों की जान चली गई है। अगर आप इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और उसके बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो जी दोस्तों, सानिया मरी आजकल मीडिया पर, सोशल मीडिया पे हम देखें तो हर तरफ इसी के चर्चे हैं कि सानिया मरी पे बात हो रही है, सानिया मरी पे डिबेट हो रही है, सियासतदान भी इसी पे बात कर रहे हैं, सोशल वर्कर भी इसी पे बात करते हैं, टीवी एंकर भी इसी पे बात कर रहे हैं। ये एक इस दौर का करंट इशू है। लेकिन दोस्तों, मैं सानिया मरी को सानिया नहीं कहूँगा। ये एक कत्ल है जिसकी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत पर जाती है। अगर हम तारीख उठाकर देखें, पिछले चंद अदवार में चले जाएं तो इमरान खान की 22 से 24 साल जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल में इमरान खान ने हमें दूसरे यूरोपियन ममालिक की मिसालें दी हैं कि फ़लाँ मुल्क में जब कश्ती डूब जाती है तो उसका वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे देता है, फ़लाँ मुल्क में जब सैलाब आता है और कंट्रोल नहीं हो पाता तो उसका जो वज़ीर है वो इस्तीफ़ा दे जाता है, फ़लाँ मुल्क में जब आग लगी तो काबू ना पा सके, उससे इतने लोग जाँ बहक हो गए, उसकी वजह से वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो इमरान खान साहब आप कब इस्तीफ़ा दे रहे हैं? नंबर 1। तो अगर हम बात की जाए तो इस सानिया में जो बराह रास्त जो जिम्मेदारी बनती है, इमरान खान साहब हो गए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और जो है ना वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब हो गए, KPK के वज़ीर आला इमरान महमूद साहब हो गए, और मरी के इंतज़ामिया और होटल मालिकान समेत तमाम जो लोग हैं इन पर 302 का मुकदमा होना चाहिए, इनका मुकम्मल ट्रायल होना चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि पाकिस्तान में इस तरह का घिनौना वाक़या फिर पेश ना आए। दोस्तों, जब हम पाकिस्तान का आइन पढ़ते हैं तो आइन का जो दस्तूर का जो आर्टिकल है 9 वो लाइफ और लिबर्टी के हवाले से है। उसके बाद हम जब आर्टिकल 24 पे जाते हैं तो 24 में आपकी जो प्रॉपर्टी और लाइफ के हवाले से पूरा प्रोटेक्शन का मुकम्मल ज़ाब्ता मौजूद है, जिसमें रियासत ज़िम्मेदार है आपकी जान और माल की। उस लिहाज से देखा जाए तो रियासत आपकी जान और माल की हिफाजत करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, और इन 23 कत्ल का जो जिम्मेदार है वो ये रियासत है, और ये रियासत की ही जिम्मेदारी पर जाती है, रियासत की ही गर्दन पर ये चीज़ें जाती हैं। इस दौरान हम नाज़रीन बात करते हैं कि नवीद इकबाल साहब जो ASI थे अपनी फैमिली के साथ, जिनमें उनकी 3 बेटियां, एक बेटा, भांजा और उनकी बहन मौजूद थी, 7 से 8 अफराद ये मौजूद थे एक गाड़ी में। तो वो अपने DPO साहब को कॉल करते हैं, साजिद कियानी साहब को कॉल करते हैं कि मैं यहाँ मरी में बुरी तरह फंस चुका हूँ, शदीद बर्फ़बारी हो चुकी है, रास्ते बंद हो चुके हैं और मेरे साथ फैमिली है, मैं तेज़ी से मौत की तरफ जा रहा हूँ और मेरे साथ बहुत सारे और लोग भी हैं जो मौत की तरफ जा रहे हैं। तो साजिद कियानी साहब उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। इसके बाद वो मरी के जो SHO साहब हैं उनको कॉल करते हैं। SHO साहब कहते हैं कि मैं इस टाइम खाना खा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इस दौरान साजिद इकबाल साहब जो है ना, नवीद इकबाल साहब जो है ना, वो अपने रिश्तेदारों को कॉल करते हैं, और उनके रिश्तेदार जो है ना वज़ीर आला पंजाब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वज़रा और इंतज़ामिया के तमाम लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, पैगामात भेजते हैं कि नवीद इकबाल साहब जो है ना, नवीद इकबाल साहब समेत हमारी फैमिली और बहुत सारे लोग मरी में बर्फ़बारी में शदीद तरीके से फंस चुके हैं, लिहाजा उनकी दाद रसी की जाए, उनकी सुनवाई की जाए, उनको फ़ौरन वहाँ से रेस्क्यू किया जाए। मगर होता क्या है, हमेशा की तरह जिस तरह पाकिस्तान में होता है, पुलिस हमेशा चोरी होने के बाद आती है, जो रेस्क्यू है या फायर ब्रिगेड है वो आग लगने के बाद आती है। यहाँ भी सेम ऐसे ही हुआ, किसी के कान में जून तक ना रिंगी, और मतलब जो फिगर हमें बताया गया है, अभी जो फिगर गवर्नमेंट तरफ अनाउंस हुआ है कि 23 लोग ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। तो दोस्तों, एक बंदे का जो कत्ल होता है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये हम हमेशा पढ़ते आए हैं, हमारे इस्लाम में हमें यही बताया। और यहाँ रियासत के 23 बंदे लुकमाए अजल बन चुके हैं, जिनमें से 10 मासूम बच्चे हैं। अगर दोस्तों आप इमेजिन करें कि छोटे छोटे मासूम बच्चे किस तरह ज़िंदगी की बाजी हार गए, और वालिदैन के सामने, बहन भाइयों के सामने छोटे छोटे मासूम बच्चों ने उनके हाथों में जान दे दी, तो उन लोगों की क्या ज़हनी कैफियत का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो किस अज़ियत से
गुजरे होंगे। इसके साथ साथ नवीद इकबाल साहब ने अपनी लाइव लोकेशन भी उनको शेयर की कि मैं फ़लाँ जगह पे मैं फंसा हुआ हूँ, लेकिन मजाल है किसी ने उनको रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी ली हो। और उनका पूरा का पूरा ख़ानदान जो है ना, जब गाड़ी का दरवाज़ा खोला गया तो तमाम लोग सीटों पे अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। ये वो मनाजिर हैं जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, जो टीवी पे पिछले कई दिनों से गर्दिश कर रहे हैं, और नाज़रीन उनको देख के कलेजा फटता है कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। क्या हम मुसलमान हैं? क्या हम इंसान हैं? जंगल का भी कोई कानून होता है, और यहाँ तो कोई भी कानून कहीं भी हमें नज़र नहीं आ रहा। तमाम इदारे जो है ना वो भंग पी के सोए हुए हैं, किसी का कोई ख्याल नहीं है, खामखा की तनख्वाहें बटोरते हैं, और ये हमारे टैक्सों से ये जो इदारे चलते हैं ये तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। किसी को इस बात का कोई एहसास तक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि जब 1 जनवरी को महकमा मौसमियात ने एक अलर्ट जारी किया कि शदीद बर्फ़बारी होने वाली है, और ये अलर्ट प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, NDMA, PDMA, वजारत हवाबाजी समेत तमाम कंसर्निंग इदारों को भेज दिया गया, और उसके साथ साथ जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको भी ये अलर्ट भेज दिया गया। उसके बावजूद भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई, कोई हुकूमती कोई बंदा वहाँ नज़र नहीं आया। उन्होंने ये नोटिस हवा में उड़ा दिया। और ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो इदारा है, इसे तो मुझे कभी कहीं फाल नज़र आया ही नहीं। इस पर हम आगे चल के डिटेल में बात करते हैं। और दोस्तों मतलब जो ऐसे सियाहती मकामात होते हैं, इन पर SOPs भी होती हैं, और यहाँ भी हर मौसम के लिहाज से, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी, कोई भी मौसम हो, उसके लिहाज से एक 9 सफ़ों का पूरी SOPs मौजूद हैं। और वो SOPs का जो लिफाफा है, वो जो दस्तावेज़ है, वो जो कागज़ है, पता नहीं किस अलमारी के किस कोने में इन्होंने दबा के रख दिया। उनको एक नज़र इन्होंने देखना भी गवारा नहीं किया। इसके साथ साथ एक एमरजेंसी मास्टर प्लान भी होता है, जिसके ऊपर जब इस तरह के हादसात होते हैं तो उन पर अमल करके लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। अब ये जो 9 सफ़ात का जो SOPs का जो आप इसे कह लें दस्तावेज़ात हैं, और उसके साथ साथ जो एमरजेंसी मास्टर प्लान है, वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आया। वो उस पर क्यों नहीं अमल दरामद किया गया, ये भी एक सवालिया निशान है। दोस्तों हुकूमत ने 8 जनवरी को दाखिला पर पाबंदी लगा दी। आप ये देखें कि 1 जनवरी को नोटिफिकेशन आ रहा है और 5 को फिर नोटिफिकेशन आ रहा है। हुकूमत 8 जनवरी को फिर ये करती है कि वहाँ जो टूल प्लाज़ा है वहाँ पे उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि अब मज़ीद गाड़ियाँ मरी में दाखिल नहीं होंगी। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि मरी में जो गाड़ियों की पार्किंग के लिए जो जगह है, वो 4000 के करीब गाड़ियों की पार्किंग की जगह है। और जब 8 तारीख को जब गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, तो उस वक्त तक 1,55,000 गाड़ी मरी में दाखिल हो चुकी थी। और उसी शाम को हमारे जो एक वज़ीर साहब है, वज़ीर दाखिला है मेरे ख्याल में, फवाद चौधरी साहब का ट्वीट आता है कि 1 लाख से ऊपर गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी हैं। वो मतलब इस बात पे जश्न मना रहे थे। सोचने वाली बात ये है कि जब गाड़ियों की कैपेसिटी जो है ना, वो 4000 गाड़ियों की पार्किंग की कैपेसिटी है। इसी तरह वहाँ पे जितने होटल्स हैं या जो रिहाइश के लिए जो भी रिजॉर्ट बने हुए हैं, उनकी जो कैपेसिटी, वो भी तो एक लिमिट में कैपेसिटी होगी। उसकी शुमारियत किसने करनी है? वहाँ पे जो रोड्स हैं उनकी भी एक कैपेसिटी है, तो उन रोड्स की जो है ना, वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ जानी है, उसकी भी तो एक होता है, कंक्लूजन होती है। वो किसने करनी है? एडमिनिस्ट्रेटर ने करनी है, गवर्नमेंट ने करनी है, या आसमान से फरिश्ते आएंगे वो करने आएंगे? तो यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, इस टाइप का कुछ नहीं हुआ, रोका नहीं गया। 1,55,000 गाड़ियाँ मरी में दाखिल हो गई चुकी थी, जबकि 4000 गाड़ियों के वहाँ पे पार्क करने के रुकने की जगह है। और मैं आपको एक नाज़रीन खूबसूरत बात, एक खूबसूरत तो मैं नहीं कहूँगा, एक बड़ी अजीब सी मतलब एक मज़ा खेज़ सी बात है कि 8 जनवरी को 30,000 गाड़ियाँ दाखिल होती हैं। जिस दिन मतलब ये वाक़या हुआ है, सानिया हुआ है, उस दिन 30,000 गाड़ियाँ मज़ीद मरी में दाखिल होती हैं। 1 जनवरी और 5 जनवरी के नोटिस को आग लगा दिया जाता है, उस अलर्ट को कि किसी खाते में नहीं लिखा जाता। उस नोटिस की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं और आवाम को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जी नाज़रीन, इसी तरह ही महकमा मौसमियात ने जिन जिन इदारों को ये नोटिस भेजा था, वो तमाम इदारे इन 23 जो कत्ल हुए हैं उनके ज़िम्मेदार हैं। यहाँ पे एक मैं आपको हैरत अंगेज़ बात बताऊं कि आज से कई साल पहले
14 बड़ी मशीनें खरीदी गईं, जिनमें स्नो रिमूवर मशीन थी, क्रेन थी और लिफ्टर थे और इस टाइप की बहुत सारी मशीन थी जिनसे बर्फ़ को हटाई जा सकती है। अरबों रुपए मालियत की बाहर से इंपोर्ट की गई थी। अब उसकी कहानी सुन लीजिए। उसकी कहानी में जब हम जाते हैं, वहाँ पे 4 मशीनें बिल्कुल डेड हो चुकी हैं जो काम ही नहीं करती। और जब वहाँ जो क्रेन मशीन वहाँ पे खड़ी हैं, जो वहाँ पे स्नो रिमूवर मशीन खड़ी है, उनके जब ड्राइवर से पूछा गया कि भाई तुमने जाके यहाँ से स्नो को साफ क्यों नहीं किया, तुमने रास्ता क्यों नहीं बनाया, तो आगे से जवाब मिलता है कि इन मशीनों में डीजल तक नहीं है ना। हैरत की बात। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में तमाम महकमे करप्शन का शिकार होकर तबाह बर्बाद हो चुके हैं, यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है उन्होंने भी इतने सीरियस अलर्ट को हवा में उड़ा दिया और चार मशीनों तबाह हो गई हैं और बाकी मशीनों में डीजल तक नहीं था कि उसको वो मशीनें जाके अपना काम करती। आगे सुनिए, आगे की कहानी ये है कि हमेशा हर साल इस तरह होता है कि एक बाकायदा टेंडर होता है। टेंडर ये होता है कि जो बर्फीली मतलब जहाँ पे बर्फबारी होती है उन रोड्स पर नमक डाला जाता है। ठीक है, इसका बाकायदा टेंडर हुआ, टेंडर पास हो गया, लेकिन रोड पर नमक नहीं डाला गया। नमक से ये होता है कि बर्फ़ पिघल जाती है। जब रोड पे नमक डाल देते हैं तो बर्फ़ जब गिरती है तो बर्फ़ पिघल जाती है। तो यहाँ पे नमक बावजूद टेंडर के नमक नहीं डाला गया, जिसकी वजह से बर्फ़ वहाँ पे मज़ीद इकट्ठी होती गई। इसी तरह सियाहती जो मकामात होते हैं वहाँ पे बिजली है, गैस है, खुराक है, रिहाइश है, अद्वियात हैं और अशियाए खुर्दा नोश के अलावा जो रिहायशी जो मतलब होटल्स हैं या जो भी मतलब वहाँ पे रिजॉर्ट बने हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके रेट कंट्रोल और उनके तमाम की पहुँचाने और इनके तमाम चेक एंड बैलेंस की जो जिम्मेदारी होती है वो हुकूमत पर होती है। लेकिन यहाँ पर हुकूमत तो जैसे कि नाज़रीन मैं आपसे अपने सारी बातों में डिस्कस कर चुका हूँ कि हुकूमत यहाँ पे थी ही नहीं। ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं हम किस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे ना कोई इंसान है, ना कोई कानून है, ना कोई आइन है, ना कोई इदारे हैं, ना कोई पुलिस है, ना कोई रेस्क्यू है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की कोई चीज़ें हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ अब आ जाते हैं हम मरी के लोगों के रवैये के ऊपर। जी दोस्तों, मरी के लोगों के रवैये पर हम नज़र डालें तो हमें हर दूसरे तीसरे साल वहाँ पे जो हमें देखने को हमें जो मिलता है, मरी के लोग इंतहाई जालिम लोग हैं, इंतहाई सफाक लोग हैं, इंतहाई लालची लोग हैं, इंतहाई बदतमीज़ लोग हैं। उन्होंने हमेशा से पैसे को तरजीह दी है। उन्होंने इंसानियत की कदर नहीं की, इंसानों की कदर नहीं की। लोगों को मरने के लिए उन्होंने इस बार भी छोड़ दिया। पहले तो नाज़रीन देखने में ये आता था कि ये लोग बदतमीज़ी करते थे, लोगों को धक्के मारते थे, होटलों से सामान उठा के बाहर फेंक देते थे, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े करते थे। अब उन्होंने जो काम किया है, इस सानिया मरी के बाद मेरे ख्याल में कोई भी अगर कोई इंसान है जो दर्द रखता है वो मरी का मुकम्मल बाइकाट करेगा। दोस्तों, आपको मुकम्मल बाइकाट करना चाहिए। पाकिस्तान में इससे भी ज़्यादा बहुत खूबसूरत इलाके हैं, आप आगे चले जाएं, लेकिन मरी में मरी वालों के पास स्टे ना करें। मरी के लोग जो है ना, ये इंसान ही नहीं है, मेरी नज़र में इंसान नहीं है। दोस्तों, मैं अक्सर सोचता था जब मैं वाक़या करबला को पढ़ता था कि कैसे मुसलमान थे जिन्होंने नवासे रसूल का पानी बंद कर दिया, जिन्होंने मासूम बच्चे के गले पे तीर मारा, जिन्होंने औरतों की बेहुरमती की, जिन्होंने खाने पीने का सामान बंद किया, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का सर कलम करके उनको शहीद किया और नारे लगाते रहे। तो दोस्तों, मुझे आज समझ आई है, मुझे आज पता चला है कि ये जो कूफा के लोग हैं, जो यजीदी लोग हैं, जो वो मुसलमान थे, वो ऐसे ही मुसलमान हैं जैसे मरी के लोग हैं, जैसे मरी के मुसलमान। ये जो नाम निहाद मुसलमान है, ये वही लोग हैं। मुझे तो ये किसी कूफे वालों की, ये यजीद की नस्ल से ये लोग लगते हैं जिन्होंने पानी बंद कर दिया। औरतें अगर किसी घर से पानी की बोतल भरने गई हैं तो इन्होंने 200 से 500 रुपए एक बोतल भरने के लिए हैं। जी नाज़रीन, अगर किसी औरत ने वॉशरूम यूज़ करना था उसके इन्होंने अलहदा पास से पैसे लिए और गालियां भी अलहदा दी हैं। इसके साथ साथ जब इन्होंने देखा है कि हालात इस तरह के पैदा हो गए हैं तो इन्होंने क्या किया नाज़रीन, इन्होंने 50 रुपये वाला अंडा 500 रुपये का बेचा है। इन्होंने 50 रुपये 30 रुपये वाला पराठा 800 से 1000 रुपये में बेचा है। इन्होंने हीटर सेकने के 1 घंटे के 5000 रुपये लिए हैं। इन्होंने
इन्होंने नाजरीन एक कमरा जो 5,000, 7,000, 8,000 में नॉर्मल ये देते थे, इन्होंने उसका किराया उस रात, जिस रात ये साइना पेश है, मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है ये बात कहते हुए, मेरा दिल भर आया है। उस रात इन्होंने उन रूम्स का जो रेंट था वो 40,000, 50,000, 60,000 रुपये कर दिया है। दोस्तों ये कहाँ की इंसानियत है, मुझे आप बताएं। तो मैं देख रहा था कि वहाँ पे एक सियाह बता रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो इन लोगों ने उनकी बीवी के जेवर तक ले लिए। जी हाँ, इसी तरह उन्होंने गाड़ियों के कागजात ले लिए लोगों से। जिन लोगों की एटीएम मशीनें वहाँ पे काम करना छोड़ गई थी, तो इन लोगों ने उनसे जो उनके गाड़ियों के कागजात लिए हैं, गाड़ियाँ खरीद ली हैं, उनकी गाड़ियाँ खरीद ली हैं, औरतों के जेवरात इन्होंने ख़रीद ली हैं। उसके साथ साथ आगे चलते हैं तो आगे हम क्या, ये तो वो लोग थे जो होटल मालकान थे। अब जो लोकल वहाँ के जो रिहायशी हैं उनके रवैये की हम बात करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो जैसे शिकार पे जाते हैं तो वो लोग जो है ना अपना एक वो लगा के बैठते हैं, जाल बिछा के बैठते हैं ताकि परिंदे फंसें और उनको हम खाएँ। तो ये भी इसी किस्म के ये दरिंदे सिफत लोग हैं। ये क्या करते हैं, किसी ऐसे मोड़ पर जो इंतहाई ख़तरनाक होता है या ढलवान होती है, वहाँ पे जाके ये बर्फ़ डाल देते हैं, खुद से बर्फ़ डाल देते हैं, या वहाँ पे कोई गाड़ी ख़राब करके, कोई ट्रक ख़राब करके खड़ा कर देते हैं ताकि वहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाएँ। और जब गाड़ियाँ बर्फ़ में फंसती हैं तो ये लोग सामने बैठे होते हैं, जंजीर लेकर ये बैठे होते हैं, और ये फ़ौरन भाग के आ जाते हैं और कहते हैं कि हम गाड़ी को धक्का लगाएंगे तो कितने पैसे मिलेंगे। सॉरी, अगर लोग अपनी मदद आपके तहत कोशिश करते हैं तो ये लोग गाड़ियों को धक्के मारते हैं, गाड़ियों पे लाते मारते हैं, गाड़ियों पे मुक्के मारते हैं और उन लोगों को गालियां देते हैं। और नाज़रीन, जब बर्फबारी हो रही थी और गाड़ियां फंस चुकी थी, तो तब इन लोगों ने छोटी गाड़ी के 3,000 रुपये मांगे धक्का लगाने के, और बड़ी गाड़ी के 5,000 मांगे धक्का लगाने के। तो इनके ये हालात थे। इसी तरह ये करते हैं। और उसके बाद इन्होंने लूट मार का जो बाज़ार गर्म किया, वहाँ पे जो लोग गाड़ियों में बेहोश हो चुके थे, जो लोग गाड़ियों में मर चुके थे, उन लोगों की चीज़ें तक इन लोगों ने चुरा ली। तो मुझे ये बताएं, ये कहाँ की इंसानियत है, ये लोग कहाँ के मुसलमान हैं। चले मुसलमान ना हो पे, इंसानियत का भी तो रिश्ता होता है ना, इंसान भी तो है हम। पूरी दुनिया में हमने क्या इमेज दिया है कि हम पाकिस्तानी लोग कैसे हैं। चंद तो मकामात हैं पाकिस्तान में सियाहत के हवाले से, और इमरान खान साहब अपने हर तकरीर में ये ढगोसला छोड़ते रहते हैं कि सियाती मकामात, पाकिस्तान में बाहर से लोग आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। खान साहब 40 किलोमीटर की दूरी पर मरी है बनी गाला से, और वहाँ से आप रेस्क्यू नहीं करवा सकते लोगों को, तो आप पाकिस्तान को बचाने की बात करते हैं, आप सियाहों को यहाँ पे लाने की बात करते हैं। आप अपने लोगों की हिफाजत तो कर नहीं सकते, बाहर से लोगों को बुला के मज़ीद आपने पाकिस्तान का इमेज ख़राब करना है, तो ये खुदारा ऐसा मत कीजिए। मेरी नज़र में अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए, ये जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, ये जो होटल्स मालकान हैं, या जो लोकल लोग हैं जो वीडियोज़ में आ रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, चुन कर इन पे मुकदमा 302 का मुकदमा चलाना चाहिए। और मरी के लोग जितने भी होटल मालकान हैं वहाँ के, उनकी शहरियत कैंसिल कर देनी चाहिए, उनका पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी ख़त्म कर देना चाहिए, और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। उसके साथ साथ इनके जो होटल्स हैं वहाँ उनको मिसमार कर दिया जाए तो बेहतर है। ना होटल्स होंगे, ना लोग वहाँ पे जाएंगे, उनको मिसमार कर दिया जाएगा, या वहाँ पे यतीम खाने बना दें। खान साहब, जिस तरह आपका ये सीन चल रहा है, ये कर दें। इतना तो मेरे ख्याल में कूफा के लोगों में भी वो था कि उनमें से चंद लोग ऐसे थे जो इस वाक़े पे बरहम थे, इस वाक़े से अफसुर्दा थे, गमज़दा थे, रो रहे थे, और वो पानी भी लेके आ रहे थे। तो इतना तो उन लोगों ने भी जुल्म नहीं किया। और हाँ, यहाँ पे मरी में चंद लोग हैं, मतलब चंद इक्का दुक्का में लोगों की बात करें, यहाँ पे इतनी ज़्यादा कम्युनिटी रहती है, वहाँ इक्का दुक्का लोग ऐसे भी थे जो मतलब जिनमें खुदा का खौफ था, उनके दिल में अहल तरसी थी, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो करना था वो उन्होंने किया। तो इसी तरह दोस्तों, उस दिन या उस पूरी शाम या पूरी रात में, मतलब 18 से 20 घंटे के दरमियान, जो लोग अपनी गाड़ियों को लॉक करके गाड़ियों में बैठे रहे, बाहर गज़ब की ठंड है, अंदर उन्होंने हीटर चला दिया, उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आना शुरू हो गई, भाई ये गैस पैदा होती है, इससे ये हुआ, इससे वो जो भी हुआ, तो ज़ाहिर बार वो नहीं निकल सकते थे, सॉरी। तो उन्होंने अपनी गाड़ी में ही मतलब बैठना था, वो इंतज़ार में थे कि कोई हमें बचाने आएगा, मगर उनका ये जो है ना, ये सोच उनकी नाकाम रही, और पाकिस्तानियों को बचाने के लिए कोई भी नहीं आया।
तो यहाँ पे हम बात करते हैं, पिछले दिनों आपने देखा था, कोई आज से चंद माह पहले मेरे की बात है कि अलीमा खान साहिबा का दौरा था। इमरान खान की जो बहन है वो चिज़नार वाली साइड पे गई हुई थी, तो वहाँ पे कुछ इस टाइप का सीन बना, वो फंस गई वहाँ पे, उनकी गाड़ी वगैरह फंस गई, कोई बर्फ़बारी आई, वो लाइक दैट कुछ था ऐसा। तो होता क्या है, वहाँ पे फ़ौरन हेलीकॉप्टर आता है और हेलीकॉप्टर अलीमा खान को रेस्क्यू करके ले जाता है। क्यों? ये जो लोग 23 लोग मरे, ये किसी के माँ बाप बहन भाई कुछ नहीं लगते थे क्या? अलीमा खान जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की बहन है, ये फैसिलिटीज़ उनको हासिल है क्या? ये दो पाकिस्तान है, एक अमीर का पाकिस्तान है, एक गरीब का पाकिस्तान है क्या? मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास, हम एटमी मुल्क हैं यार, हम एटमी मुल्क हैं, हमारे पास इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि हम प्राइम मिनिस्टर से 40 किलोमीटर दूर अपने लोगों को हम रेस्क्यू नहीं कर सकते। और इसके साथ आगे हम बात करें तो आप लोग बड़े हैरान होंगे, मरी में इसके साथ साथ जो सरकारी तौर पे जो रिज़ॉर्ट बने हुए हैं, या मतलब आर्मी के जो रिज़ॉर्ट हैं उनकी मैं बात करूं तो तकरीबन 20 के करीब जो है ना आर्मी के रेस्ट हाउस वहां पे बने हुए हैं। जी, 20 के करीब आर्मी के रेस्ट हाउस वहाँ पे बने हुए हैं। आर्मी लॉजिस्टिक स्कूल वहीं पे है। उसके साथ साथ एक गवर्नर हाउस पंजाब का है, एक गवर्नर हाउस केपीके का है, और इसके अलावा हज़ारों छोटे छोटे जो है ना वहाँ पे मतलब और भी चीज़ें हैं, घर हैं वगैरह है। अगर हम आर्मी के ही रेस्ट हाउस की बात करें तो ये 20 आर्मी के रेस्ट हाउस बनते हैं। गवर्नर हाउस पंजाब है और गवर्नर हाउस केपीके है। तो ये इतने 20 आर्मी के रेस्ट हाउस में 20 लोगों की जगह नहीं थी। जी नाज़रीन, और आपने देखा होगा कि एक बाड़ लगी हुई है, बाड़ के साथ ही गाड़ियाँ लगी हुई हैं और गाड़ियों में लोग, उन्हीं गाड़ियों में वो लोग मर गए हैं। और यहाँ पे देखें गवर्नर हाउस पंजाब का मामला भी है, गवर्नर हाउस केपीके का मामला भी है, आर्मी के 20 रिजॉर्ट भी हैं, आर्मी लॉजिस्टिक स्कूल भी है। इसके बावजूद भी जब हादसा हो जाता है, जब लोग मर जाते हैं, उसके बाद ये इदारे हमें नज़र आते हैं हमेशा की तरह काम करते हुए। अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई कि खेल। हम वज़रा की बात करें, पाकिस्तानी वज़रा जो हैं, जो मीडिया पे आके जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे दिल जलता है। शेख रशीद की सुन लें। शेख रशीद साहब कहते हैं हमें नसीहत मिल गई। यार आपको इतना अरसा हो गया है, अब आप 70 के करीब आपकी उम्र है, आप पाकिस्तान की तारीख के कई अदवार देख चुके हैं, अभी भी आपको नसीहत नहीं मिली। आपको कब नसीहत मिली? आप छोड़ क्यों नहीं जाते हमारी जान? क्यों 20 लोगों की जान खाकर आप लोग कहते हैं कि हमें नसीहत मिल गई? फवाद चौधरी की बात करें तो वो उनका बड़ा एक अजीब सा उन्होंने वो सीन क्रिएट किया हुआ है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जब रश था तो लोग गए क्यों जी? तो भाई आप ही तो ट्वीट कर रहे हो। इंतज़ामिया में कौन है, हुकूमत में कौन है, किसने ये सारी चीज़ें देखनी है? हमने देखी नहीं है, अवाम ने देखनी है? नहीं, ये आपने देखनी। आप ट्वीट कर रहे हो, ये ट्वीट आपको नज़र आ रहा होगा, इस ट्वीट को आप देखें कि इसमें क्या लिखा है। उसके बाद आप शहबाज गिल की बात करें। शहबाज गिल साहब कहते हैं कि जब लोगों को पता था कि इतनी सर्दी पड़ रही है, बर्फ़बारी हो रही है, वो कंबल लेके क्यों नहीं गए? बड़े अजीब सी मंतक है, बड़ी अजीब सी लॉजिक है, हमारी समझ से बाहर है। और जब ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है और इन लोगों को मजाक सूझा है। ये लोग ठट्ठा उड़ा रहे हैं, तंज कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। इस मौके पे भी मजाक बनता है। आपने पूरी कौम के दिल दुखाए हैं खान साहब, आपकी काबीना ने। आपने चुन चुन के नालायक तरीन लोगों को आपने आके जो है ना इक़्तिदार में लाए हैं। जो बंदा जितना ज़्यादा बदतमीज़ी करता है, जो बंदा जितनी ज़्यादा गालियाँ देता है, जो बंदा जितना ज़्यादा, मैं वो अल्फाज यूज़ नहीं करना चाहता कि वो करता है, दूसरों की बेइज्जती करता है, आप उसको उतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं। खुदारा कुछ अल्लाह आपने भी अल्लाह को जान देनी है, आप खुदारा पाकिस्तानी अवाम के साथ ऐसा ना करें। ये ना हो कि कल को आपको भुगतना पड़ जाए। और अवाम ने जब अब आपको उठा के फेंकना है तो आप दूर दूर तक कहीं नज़र भी नहीं आएंगे। खुदारा होश के नाखून लें। उसके साथ साथ हम NDMA की बात करते हैं, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। दोस्तों, आपने आज तक पाकिस्तान में जितने भी हादसात हुए हैं, आपने कभी इस इदारे का नाम सुना है? चले, नाम सुन लिया होगा। आपने कभी इस इदारे को काम करते हुए देखा है? कभी इनके लोगों को देखा है कि इनके कोई लोग आए हुए हैं
وہ کام کر رہے ہیں, وہ کوئی چیزوں کو انالائز کر رہے ہیں, جبکہ یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو ادارہ ہے یہ دیکھا جائے تو ملک کا سب سے اہم ادارہ ہے, اور ملک کی سالمیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ آپ کے جتنے بھی آپریشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ مطلب آرمی کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ کسی ہوا بازی کے ادارے کے حوالے سے ہوں, یا مطلب قدرتی اور غیر آفات آتی ہیں, کسی بھی قسم کے جو ڈیزاسٹر ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ادارہ بڑا ہی اہم ہوتا ہے. اب ناظرین آتے ہیں ہم اس کے سربراہ کی بات کریں تو اس ادارے کا جو سربراہ ہے, ونس اگین پاکستان میں پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاکٹریٹ لوگ, بچے, نوجوان پڑھ کے دھکے کھاتے ہوئے پھر رہے ہیں جگہ جگہ نوکری کے لیے, اور این ڈی ایم اے کا جو سربراہ ہے, جو چیئرمین ہے, وہ ہیں جی لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی صاحب. جی لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی صاحب. اب ستی صاحب سے بندہ یہ پوچھے کہ آپ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سربراہ تو بن گئے, آپ نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ اس واقعے کے حوالے سے آپ سے سوال بنتا ہے, قوم کا سوال بنتا ہے. ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں, ہمارے ٹیکس سے پیسوں سے آپ کی تنخواہیں بنتی ہیں, ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ ادارے چلتے ہیں, این ڈی ایم اے جیسے ادارے اور بہت سارے جو ایڈمنسٹریٹر کے جتنے بھی ادارے ہمارے ٹیکس سے بنتے ہیں. تو آپ ہمیں جواب دیں کہ آپ نے کس ادارے کو کب کہاں آ کے کھڑا کیا ہے. اور این ڈی ایم اے کی بات کریں تو این ڈی ایم اے نے کہاں کس کو ریسکیو کیا ہے, مجھے بتائیں. آپ نے ریہیبلیٹیشن کا کون سا کام کیا ہے, آپ نے کب کوئک رسپانس کیا ہے. یہ ادارہ ایک سفید ہاتھی بنا ہوا ہے جو حکومت پاکستان سمیت ہم عوام پر بوجھ ہے. تو خدا را یا تو اس ادارے کو ختم کر دیا جائے, ریسکیو کا ادارہ, یہ این ڈی ایم اے کا ادارہ, اس کو ختم کر دیں آپ. اس کا کام ہی کیا ہے, اس نے کام کیا ہی کیا ہے؟ خواہ کی ٹیکسوں کا بوجھ ہے, آج ہم ٹیکس بھر رہے ہیں, ہمارے پر ٹیکسوں کا بوجھ ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہماری اسی ادارے کے جو سیلریز ہیں ان کا بوجھ عوام پہ ہے. اگر یہ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد ان کی جو گریجویٹی اور پینشن اس کا بوجھ ہے وہ بھی ہم عوام اٹھا رہے ہیں. جب یہ عوام کے کام ہی نہیں آتے تو خدا رہا ایسے اداروں کو بند کر دے تو بہتر ہے. بہرحال یہ ہے کہ یہ جواب دیں, اور اس 23 افراد کے قتل میں یہ لوگ برابر کے شریک ہیں. تو مطلب جہاں پہ ہم مطلب آرمی کے اس لیفٹیننٹ صاحب کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ ہم دیکھا جائے تو فوج نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے. فوج کا کام ہے عوام حکومت کے ساتھ سپورٹ میں رہنا, اور فوج نے ہمیشہ سپورٹ کی بھی ہے. لیکن جب سویلین جو ادارے موجود ہیں یا جمہوری ادارے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان اداروں کو پروان چڑھایا جائے, یہ ادارے اپنا کام ٹھیک طریقے سے سر انجام دیں. اب فوج کے برف میں پھنسے ہوں تو ہم فوج بلا لیں جی, سیلاب آ گیا جی فوج بلا لیں جی, اسلام آباد پلازا میں آگ لگ رہی ہے فوج بلا لیں, کراچی میں بارشیں ہوئی نالے بند ہو گئے فوج بلائیں جی, پنڈی کا نالا لائی بند ہو گیا جی فوج بلا لیں, زلزلہ آ گیا فوج بلا لیں, دہشت گردی ہوگی فوج بلا لیں, مردم شماری کرنی ہے فوج بلا لیں, ریسکیو کرنا ہے فوج بلا لیں, وابڈا کا کام کرنا ہے فوج کو بلا لیں, آپ سڑکیں بنانی ہے ایون کہ فوج کو, بھائی فوج کا کام ہے حکومت کو سپورٹ کرنا. یہ جو آپ نے چلے ٹھیک ہے اٹس اوکے, فوج اگر کر رہی ہے, فوج کو ہم فنڈنگ بھی دے رہے ہیں, فوج اگر اپنے ڈومین سے ہٹ کے کچھ کرتی ہے تو فوج کو پراپر اس کی فنڈنگ دی جاتی ہے, دیٹس ویری گڈ. ہم اس بات کو ایڈمائر کرتے ہیں کہ فوج ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مطلب سویلین ادارے ہیں یا جو سویلین بالادستی کی جو بات ہے, یہ جو جمہوریت کا الاپ ہے, یہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ ریسکیو کے ادارہ کیا کر رہا ہے, این ڈی ایم اے کا ادارہ کیا کر رہا ہے, لوکل ایڈمنسٹریٹر کے ادارے کیا کر رہے ہیں, یہ تمام ادارے پھر ان اداروں کا بوجھ ہم. بہرحال فوج نے آخر میں آ کے جو مطلب نظام کو سنبھالا ہے وہ بہت مطلب قابل قدر ہے. ہم چلیں مطلب یہ ہوا کہ مزید جانے بچ گئی, لیکن اگر یہ وقت پہ آ جاتے, یہ جو ان کے جو ریسٹ ہاؤس ہیں اگر ان کو کھول دیتے, یہ وقت پہ آ کے عوام کو مطلب سنبھال لیتے, ان لوگوں کو بہت ساری جانیں ان سے بچ سکتی تھی. جو دوستوں جہاں پر ہم نے یہ تمام اداروں کی بات کی, تمام اداروں کی ہم نے کھلنے کی بات کی, اس میں ہم نے کسی کا کوئی وہ نہیں رکھا. تو مطلب اب میں آتا ہوں ہم عوام. جب ہمیں پتہ ہے, ہم نے ہر موقع پہ دیکھا ہے, یہ حکومت نہیں پچھلی تمام حکومتوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, تو یہاں پہ ہمیں سزا اور جزا کا جو عمل ہے یہاں پہ کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں, اور کمیٹیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قانون کی دھجیاں اڑا کے اس کیس کو یو ٹرن لے کے بند گلی میں لے کے جائیں, اور چند عرصے بعد عوام بھول جاتی ہے.
तो हम आवाम को ये सोचना चाहिए और हम आवाम को चाहिए कि अपने रवैये में, अगर हुकूमत अपने रवैयों में तब्दीली नहीं लाती तो खुदारा हम अपने रवैयों में पॉजिटिव तब्दीली लाएं। अब होता क्या है, अवामी रवैये को देखिए, ये भी बड़ा अजीब सा रवैया है। 5 जनवरी को बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी शुरू होनी थी, उसका 1 जनवरी को उसका अलर्ट भी आ चुका था। अब हमने जैसे ही देखा पाकिस्तान की आवाम है तो हम बड़े भोले भाले सीधे साधे, हमने जब जैसे देखा कि महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किए कि अब शदीद बर्फ़बारी होने वाली है, ठीक हो गया, इन्होंने गाड़ियाँ निकाली, पहुँच गए। जब आप जा रहे हो, आप महकमा मौसमियात का अलर्ट भी आया है और आपको आगे पता है कि हुकूमती लेवल पर जितने भी इदारे हैं उन्होंने कोई काम नहीं करना, तो आप अपनी जान में क्यों डाल रहे हैं। 12 की बात करें, जब 8 को उन्होंने नाका लगाया तो लाखों लोगों की गाड़ियाँ लाइनों में लगी और लोग ये चाह रहे हैं कि हम जल्दी से पहुँचे और जाएं, आवाम का ठाठे मारता बंदर क्या था, ये हजूम नहीं बनना चाहिए, हमें मज़े नहीं लेने चाहिए, हमें इस लेवल तक इंजॉयमेंट को इस लेवल तक नहीं ले जाना चाहिए जहाँ पे आपको आपकी फैमिली और बच्चों के खुदा न खाता ज़िंदगी आप दौ में लगा देते हैं। हम बड़े तमाशाई से लोग हैं, एक जगह पे धमाका होता है और धमाकों में 10 बंदे मर जाते हैं, तो उस धमाके की जगह को देखने के लिए 150 बंदा आ जाता है, दूसरा धमाका होता है जिसमें 160 बंदे 70 बंदे प्यारे हो जाते हैं लेकिन तमाशे के चक्कर में। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, अवाम ने ऐसा ही किया। तो खुदारा अपनी जान, अपनी माल, अपने बच्चों का ख्याल रखें और कोशिश करें कि जब इस तरह की अलर्ट्स आती हैं तो अगर हुकूमत कुछ नहीं कर रही, हुकूमत अगर आपको नहीं रोक रही, तो आप अपनी जान और माल की खुद हिफाजत करें। आप देखें कि आप लोगों ने खुद से क्या करना है। तो ये जो रवैये हैं, ये हमें अपने रवैये बदलने चाहिए। हमें इस रवैयों के हवाले से अपनी कोई ट्रेनिंग लेनी चाहिए, अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, अपनी फैमिलीज़ को भी इस हवाले से मोटिवेशन देनी चाहिए। अब आते हैं नाज़रीन हम कंक्लूजन की तरफ कि इसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए। तो मेरा जो है ना, जो मेरी हाथ जोड़ के अपील है, जो रिक्वेस्ट है, वो चीफ जस्टिस साहब, हमने माजी में देखा है कि हर बात में 100 वोटों एक्शन के लिए तो चीफ जस्टिस साहब को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को 100 वोटों एक्शन लेना चाहिए और इसकी मुकम्मल जुडिशल इंक्वायरी करानी चाहिए। और जो ज़िम्मेदारान बनते हैं हुकूमत समेत जो हुकूमत से लेकर होटल मालकान तक जो ज़िम्मेदार हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हुकूमत क्या करती है, हुकूमत कमेटियाँ बना देती है। हम किसी भी कमेटी को नहीं मानेंगे। ये कमेटियाँ तो इसलिए होती है, कमेटी बनाई, मामले पॉइंट में शेयर किया और फिर से शुरू। तो ये जो हुकूमती कमेटियाँ हैं, हम इनको टोटली तौर पर मुस्तरद करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो मुजरिमान हैं, इन मुजरिमान को मुकम्मल तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए, इस पर केस चलाना चाहिए, ताकि आइंदा पाकिस्तान में इस टाइप का कोई ऐसा वाक़या ना हो जिसकी वजह से हज़ारों लाखों दिल दुखी हों। कई माओं के चिराग, बहनों के भाई, सरों के ताज, माओं के बच्चे इस तरह घुट घुट कर ना मर जाएं। तो इसके हवाले से एक मुकम्मल जो है ना, एक जुडिशल कार्रवाई हो और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं उनकी सरबराही में एक जो है ना कमेटी बनाई जाए और जो उसमें चंद पार्लियामेंटेरियन को भी उसमें शामिल किया जाए, ताकि और जो नाअहल साबित होते हैं, ये बहुत खुदारा जो नाअहल साबित होते हैं, जो इसमें मुलव्विस हैं, जिनकी निगलिजेंसी से इतना बड़ा वाक़या रूनुमा हो और पाकिस्तान की दुनिया में जग हसाई हुई है, तो इस टाइप के वाक़या दोबारा ना हो। अगर आज हम इस एक वाक़े पर नोटिस ले लेते हैं तो आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है ना, एक सेफ जोन में हम आ जाएंगे, ताकि बाहर से लोग आएँ, यहाँ से लोग जाएँ। पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो आगे वो दुनिया को हम दिखाएं। सॉफ्ट इमेज उस टाइम डेवलप होता है, हेल्दी माशरा उस टाइम डेवलप होता है, और आपका जो फेस बनता है दुनिया के आगे नाज़रीन उस टाइम बनता है जब सज़ा और जज़ा का जो कानून है गरीब का बराबर हो। इसी तरह ये जो होटल्स वहाँ पे बने हुए हैं, वहाँ पे जो रेट्स के हवाले से जो इश्यूज़ हैं
जो मतलब अशियाए खुर्द-व-नोश के हवाले से जो रेट्स हैं, मेडिसिन के हवाले से जो रेट हैं, होटल्स के जो रेट हैं, उनके रेट को मतलब लगाम दी जाए। वहाँ पे जो मतलब मैंने अक्सर देखा है कि वहाँ की जो लोग इंतज़ामिया है वो भी होटल मालिकों के साथ मिली होती है। वहाँ की पुलिस जो है ना वो भी इंतज़ामिया के साथ अपना होटल मालिकान के साथ मिली होती है। बाकायदा उनसे भत्ता लिया जाता है, मंथली ले जाती है और उनको कहीं ना कहीं उनकी फैमिलीज़ को या उनके दोस्तों को वहाँ पे सेटल किया जाता है और उसका जो खमियाजा होता है वो अवाम भुगतते हैं। तो खुदारा अपनी डोमेन में आ जाए। वहाँ के जितने भी सरकारी और गैर सरकारी लोग हैं, आप हलाल की तरफ आएँ। अल्लाह पाक ने हलाल में बरकत रखी है, तो आप लोग अपनी रोज़ी को हराम ना करें। तो अब ये कहने का जो मकसद है ये है कि इस वाक़े से हमें सबक सीखना चाहिए। इस वाक़े से हमें सीखना चाहिए कि हमारे कौन कौन सी गलतियां हैं, कहाँ कहाँ पे हम गलत थे, कहाँ कहाँ पे हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए था, हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया, कहाँ कहाँ पे इदारों की नाअहली है। इदारों को अपने पाँव पर खड़ा अगर हम करेंगे तो पाकिस्तान जो है ना वो तरक्की करेगा। हम आवाम को भी चाहिए कि हम हुकूमत के जब अलर्ट्स आते हैं या इस टाइप के जब भी कोई चीज़ें आती हैं जहाँ से हुकूमत रोक रही है तो हमें वहाँ से रुक जाना चाहिए। बहरहाल आखिर में जो मेरा पैगाम है, मैं आपको यही पैगाम देना चाहिए कि कम अज़ कम मरी का तो बाइकाट बनता है। आइंदा अगर 5 साल तक आप मरी का बाइकाट करते हैं तो आप यकीन जानिएगा ये लोग इंसान बन जाएंगे। इन लोगों को सबक मिल जाएगा, इन लोगों को पता चल जाएगा कि इंसानों के साथ इतना बड़ा जुल्म करने का जो है ना वो क्या उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। आपको मैं मिसाल दूँ सिंध वाली साइड की, आपको याद होगा कि जाम शोरों के करीब कहीं पे ट्रेन जो है ना वो ख़राब हो गई थी, तो कई घंटे लग गए थे उसको, वो गाड़ी ठीक नहीं हुई, शदीद गर्मी थी और बच्चे बिलक रहे थे। वहाँ पे जगह ये ऐसी थी कि वहाँ पे कोई मतलब नज़दीकी कोई शहर भी नहीं था, खाने पीने की चीज़ों का भी इशू था, पानी का भी मसला था। तो मैं सलाम पेश करता हूँ सिंध के उन लोगों को जो लोग अपने घरों देगें पकवा के आए, खाने लेके आए, पानी लेके आए, शरबत लेके आए, कंबल लेके आए, उन मतलब जो वो कर सकते थे अपनी कैपेसिटी में उन लोगों ने किया। और पाकिस्तान में ऐसे भी लोग मौजूद हैं। तो मरी के लोगों, आप भी तो इंसान हो, आपका भी तो दिल है। अल्लाह पाक ने आपको मुसलमान बनाया है, अल्लाह पाक ने आपको इंसान बनाया है। तो थोड़ा सा इंसान बनकर भी सोचें, ये सारी चीज़ें यहीं रह जानी हैं। कब्र में आपने एक कफन के साथ जाना है, कफन की कोई जेब नहीं होती। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका मेरा ये जो इस हवाले से ये जो व्लॉग था आपको पसंद आया होगा। पसंद क्या मतलब, इसमें एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है, जो मतलब जो डिग्लिजेंसी जिस इदारे की तरफ से थी, चाहे वो आवाम हो, चाहे वो हुकूमती इदारे हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो वज़ीर आला हो, चाहे वज़ीर जो भी मतलब इदारे हैं, चाहे वो NDM है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कोई भी हो, तो हमने उसको कम्प्लीटली डिस्कस किया है। कोशिश किया है कि अवेयरनेस के हवाले से हमने आर्टिकल 9 और आर्टिकल 24 को भी डिस्कस किया है। तो और आपसे मेरी जो रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ खुदारा आप जो पाकिस्तान का 1973 का आइन है उसको पढ़ें तो सही कि वहाँ पे क्या चीज़ है। जब आप आइन को पढ़ेंगे तो आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी होगा, अपने हकूक़ व फ़राइज़ का पता भी चलेगा और आप अच्छे पाकिस्तानी भी बन सकते हैं। कानून को किताब से निकाल के अमली जामा पहचाएं ताकि आपकी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ। और आसानियाँ दोस्तों, आसानियाँ बांटने से आती हैं। आप अच्छा करें तो आपको अच्छा सिला उसका ज़रूर मिलता है। इसी बात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच, आपने बहुत टाइम निकाला मेरे ब्लॉग को देखा। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसे लगा उस हवाले से आप कमेंट कीजिए और इंशाल्लाह राब्ते में है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।